जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का भूगोल देखेंगे और मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देखेंगे। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है ये कितने आधारों पर किया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है दोस्तों, वो पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। तो ये मुख्यतः 3 पार्टों में बाँटा गया है, जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है। इसके बाद जो है मध्य उच्च प्रदेश को हम 5 भागों में बाँटते हैं। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हम 5 भाग देखते हैं। पहला पार्ट जो है वो है हमारा, आप ये मैप में देख सकते हैं, ये मध्य भारत का पठार, ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसके अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार और तीसरा पार्ट है इसके अंतर्गत रीवा पन्ना का पठार और चौथा पार्ट है इसमें मालवा का पठार और पाँचवां है इसमें सत सॉरी नर्मदा घाटी। तो इसके अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं मध्य उच्च प्रदेश में, मध्य उच्च प्रदेश में हम पहला पढ़ते हैं मध्य भारत का पठार, दूसरा पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार, तीसरा पढ़ते हैं हम रीवा पन्ना पठार और चौथा पढ़ते हैं मालवा का पठार और पांचवा पढ़ते हैं नर्मदा घाटी। ये हम 5 पार्ट पढ़ते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है। सतपुड़ा श्रेणी में हमने देखा कि 3 पार्ट जो हैं वो हमारी, पहला है पश्चिमी श्रेणी। तो पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत हम जो है इसमें पढ़ते हैं राजपीपला की श्रेणी। उसके बाद सेकंड पार्ट है जो इसमें है मध्य श्रेणी। मध्य श्रेणी में हम पढ़ते हैं महादेव पर्वत श्रेणी और पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इसमें मेकाल श्रेणी। तो ये 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। तो सतपुड़ा श्रेणी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद जो है पूर्वी पठार के अंतर्गत हम बघेलखंड के पठार को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है मध्य उच्च प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड है और 3 पार्ट के अंतर्गत हम देखते हैं पहला पार्ट जो है मध्य उच्च प्रदेश, उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। तो ये मैंने आपके लिए खाली मैप लिया है, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, पहला अपन देखते हैं मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार में, इन पठारों में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य ये जानना होगा कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, इनका क्षेत्रफल क्या है, इनका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, इनसे संबंधित जिले, जलवायु, वर्षा और नदियों के बारे में जानना है। एमपी पुलिस से जो पिछली वर्ष क्वेश्चन आया था, इसमें क्वेश्चन था इस पठार का निर्माण किन शैल समूह से हुआ है। तो ये मध्य भारत के पठार से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी स्थिति। तो मध्य भारत के पठार की स्थिति में देखें हम, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये अक्षांश और देशांतर आपको पहले समझने होंगे। तो दोस्तों, ये अक्षांश और देशांतर, आपका जो ग्लोब है, आप ग्लोब में देखेंगे तो जो हमारे पूरब, ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम के लिए जो हम रेखाएं खींची होती हैं यहाँ पर, पूर्व से पश्चिम में जो रेखाएं खींची होती हैं हम इन्हें अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं होती हैं हम उन्हें देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो अभी फिलहाल आप अक्षांश और देशांतर में इतना ही समझें, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम रेखाओं का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है ये 23.5 डिग्री है, ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश और देशांतर से, लेकिन हमें अभी अक्षांश देशांतर नहीं देखना है, हमें मध्य भारत के पठार की स्थिति जाननी थी, कितने अक्षांश और कितने देशांतर में स्थित है। तो वो हमने अक्षांश और देशांतर देख लिया। अब इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य भारत का पठार जो है, कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, जो मतलब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, 308 252 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। उसका 10.8%, 10.7% भाग जो है ये किसका है, ये मध्य भारत के पठार का हिस्सा है। अब यदि हम मैप में देखें तो मध्य भारत का पठार जो है, तो वो इस तरीके से है, कुछ यहाँ तक है। ये वाला पार्ट अलग है इसका, ये हमारा है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये इसका किसका पार्ट है, तो ये मध्य भारत का पठार है। तो मध्य भारत का जो पठार है ये
कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का जो है 10.7% है। और इसके निर्माण की बात की जाए तो इस पठार का निर्माण जो है मुख्यतः विंध्यन शैल समूह के पर्दन और नदियों के निक्षेपणों से हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित जिले जो हैं यहाँ पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच ये जिले आते हैं। तो आप यहाँ पर जिले भी देख सकते हैं, ये जिले हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच। बात करते हैं यहाँ पर हम जलवायु की, तो जलवायु यहाँ पर है विषम जलवायु। विषम जलवायु से तात्पर्य है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। इसका मतलब होता है विषम जलवायु, मतलब गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है और सर्दी में अधिक ठंड होती है। वर्षा की बात करें यहाँ पर हम, तो वर्षा जो है औसत वर्षा यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। वैसे मध्य प्रदेश में औसत वर्षा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये वर्षा जो है ये कम है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर, और इसलिए इसको बोला जाता है अल्प वर्षा का क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारा आगे। यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है यहाँ पर जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है। इसके कारण यहाँ पर जो है जलोढ़ और कछारी नदी मृदा पाई जाती है। फसल की बात करें तो यहाँ पर फसलें मुख्यतः जो फसलें हैं यहाँ पर सरसों, ज्वार, तिल और गेहूं की फसलें हैं। सिर्फ ये मुख्यतः फसलें, इसके अलावा यहाँ पर चना भी होता है। ठीक है, चावल भी होता है, ऐसा नहीं है कि चावल नहीं होता, चावल भी होता है। तो ये मुख्यतः फसलें हैं सरसों, ज्वार, तिल और गेहूं। इसके बाद यहाँ पर हम वन की बात करें तो आपको बता दूं कि जहां पर बरसात अच्छी नहीं होगी, वर्षा अच्छी नहीं होगी, वहां के वन भी अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो शुष्क, कटीले और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो वृक्ष पाए जाएंगे वो खैर, बबूल, पलाश आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद हम नदियों की बात करें तो नदियां यहाँ पर हैं, मुख्यतः नदियां जो है चंबल नदी है, सिंध नदी है, काली सिंध नदी, पार्वती, कुंवारी, एक कुंवारी लिखा है, ठीक है, कुंवारी नदी और सीप आदि ये मुख्यतः इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ इसमें विशेष तथ्य देखते हैं। तो मध्य भारत के पठार में को जो है हम सरसों की हांडी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे अधिक सरसों होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम मध्य भारत के पठार को हम सरसों की हांडी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ये बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, सॉरी यहाँ पर बीहड़ है, ठीक है, बीहड़, ये बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो चंबल नदी जो है, चंबल नदी द्वारा जो है बीहड़ का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये मध्य भारत के पठार के बारे में मैंने जो चर्चा की है आपकी, इसकी स्थिति, क्षेत्रफल, निर्माण और यहाँ पर संबंधित जिले, जलवायु, वर्षा और मिट्टी, फसल। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी नदियां आपको याद रखनी है, यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे इसे सरसों की हांडी बोला जाता है और बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है ये। इसके बाद आगे बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो जो चीज हमने मध्य भारत के पठार में देखी है वही सब चीजें हमें इस पठार में भी देखना है। सबसे पहले हम इसे मैप में देखते हैं कि ये है कहाँ पर। तो दोस्तों ये जो मैप में है आपका, सॉरी, बुंदेलखंड का जो पठार है ये मैप में हम देखेंगे तो मैप में जो है ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट मध्य भारत के बाजू से, और ये सागर होते हुए यहाँ नक्षत्रपुर तक। तो इस प्रकार से जो है ये बुंदेलखंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड का एरिया का पार्ट है। इसकी हम स्थिति देखें तो मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर है रीवा पन्ना का पठार और ये है मध्य भारत का पठार। इसके पूर्व में और रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। अब इसकी हम अक्षांश देशांतर स्थिति देखें तो ये पठार जो है 24 डिग्री 6 मिनट, 24 डिग्री से 6 मिनट, 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसका क्षेत्रफल देखें तो बुंदेलखंड का पठार जो है कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.7% हिस्सा है। कितना है? 7.7% है। मतलब यदि मध्य प्रदेश का 100% क्षेत्रफल है तो उसका सिर्फ 7.7% जो भाग है वो बुंदेलखंड का पठार है। मैंने अभी आपको बताया था मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, 308 252 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद बात करते हैं इससे संबंधित जिले की। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे पन्ना, छतरपुर, ठीक है, टीकमगढ़, फिर यहाँ पर आपका निवाड़ी पड़ता है। ठीक है,
यहाँ पर जो है आपका दतिया, ठीक है, और सागर यहाँ पर पड़ता है ये आपका सागर। इस प्रकार से जो है मुख्य मुख्य जिले आपको याद करने होंगे कि कौन से जिले पड़ते हैं यहाँ पर। तो पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर, ये सब जिले पड़ते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जलवायु की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये आपको याद करना है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, यहाँ पर अधिक गर्म होती है, और शीत ऋतु मतलब सर्दी में अधिक ठंड पड़ती है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर वर्षा की, तो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है दोस्तों, यहाँ पर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और मैं आपको एक तथ्य बता दूं, सपोज दैट आप किसी भी क्षेत्र में हैं, तो ये पूरब का क्षेत्र है और ये पश्चिम का क्षेत्र है, तो ध्यान रखना आप कि पश्चिम से पूरब दिशा में जाने पर जो है वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर जितना ही आप पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। ये भूगोल के अकॉर्डिंग टू है। जब हम जलवायु देखेंगे तब इस टॉपिक को समझेंगे। अब यहाँ पर हम वन देखें, तो वन जो है, यहाँ पर वनों में हमें तेंदुपत्ता मिलेगा, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, यहाँ पर मिट्टी देखें हम, तो मिट्टी यहाँ पर जो है मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत यहाँ पर जो है काली और लाल मिट्टी, जो हमारी काली और लाल मिट्टी है, उसमें उन दोनों का मिश्रण है, काली और लाल का, काली और लाल, ये मिट्टी का मिश्रण है। और यहाँ पर फसल देखें तो काली और लाल के कारण यहाँ पर जो है, इसमें तो गेहूं तो होता ही होता है, लेकिन ज्वार और तिल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं लाल काली मिट्टी के कारण। उसे गेहूं भी होगा, काली मिट्टी है तो भी गेहूं होता है, ठीक है, और लाल मिट्टी में भी गेहूं होता है, लेकिन अधिकतर लाल काली मिट्टी में जो है, लाल पीली मिट्टी में चावल होता है। इसके बाद यहाँ पर नदियां देखें हम, तो नदियां में यहाँ प्रमुख नदी है बेतवा, यहाँ पर सिंध है, धसान है, ठीक है, उर्मिल नदी है, जामनी नदी, ये मुख्य नदियां हैं। आप इनको इम्पोर्टेंट हैं ये, और इनको याद करें। खनिज, यहाँ पर जो खनिज है, हीरा और चूना पत्थर यहाँ मुख्यतः खनिज पाया जाता है, ठीक है। हीरा हमारा मध्य प्रदेश में जो एक ही राज्य है जहाँ पर मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। इसके बाद विशेष देखें, इसमें विशेषता, इसमें बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो है सिद्ध बाबा, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछता है आपसे हमेशा, तो 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये जो है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसका क्रम भी कभी-कभी पूछ लेता है, 4 आपको चोटियाँ देगा, उनके सामने उनकी ऊँचाइयाँ देगा, आपको एबीसीडी में मिलान करने को देगा, तो आपको पूरी सिस्टमैटिक चोटियाँ याद करनी होंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर बुंदेलखंड की गंगा हम किसे बोलते हैं, तो बेतवा नदी को हम जो है बुंदेलखंड की गंगा बोलते हैं। कारण उसका, क्योंकि ये जो नदी है, ये बुंदेलखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, इसलिए जो है गंगा बोला जाता है बेतवा को। किसकी, बुंदेलखंड की गंगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है, ये बुंदेलखंड ही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित प्रभावित क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं आपके। सबसे ऊंची चोटी याद रखना है आपको, सिद्ध बाबा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1172 मीटर। और बुंदेलखंड की जो गंगा है, बेतवा नदी को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश का सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है बुंदेलखंड है। इसकी नदियां आपको याद रखनी है, इसमें प्रमुख नदियां। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार की बात करें तो इसमें भी वही सब चीजें देखना है हमें। सबसे पहले हम इसकी मैप में स्थिति देखते हैं। तो जो मालवा का पठार है हमारा, ये है मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये मालवा का पठार है। ये पूरा पठार जो है, ये मालवा का पठार है, थोड़ा ऊपर से। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा, और यहाँ से जो है ये पार्ट चला जाता है किसका, मध्य भारत का पठार। तो इस प्रकार से हम इसकी स्थिति देखें, तो जो ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, और ये उत्तरी है, और ये दक्षिणी है। तो यहाँ पर स्थिति देखें, तो मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। आप ये देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, और इसका विस्तार है 22 डिग्री से 17 मिनट, 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मैंने अक्षांश और देशांतर अभी आपको बताए हैं। उसके बाद इसका क्षेत्रफल हम देखें, तो क्षेत्रफल जो है, ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% है, ठीक है। मतलब ये मालवा का पठार जो है, ये पूरे पठारों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला पठार है। मतलब मध्य प्रदेश का 100% का 28% भाग जो है, वो मालवा का पठार है।
इसके बाद हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, दक्कन ट्रैप की लावा तथा विशाल चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। मतलब दक्कन ट्रैप की लावा और जो विशाल चट्टानें हैं, उन दोनों में जब चट्टानों के टूटने से जो है ये मालवा पठार का निर्माण हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इसमें संबंधित जिले, तो काफी जिले इस मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पठार है। इससे हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपके एमपी से कोई भी एग्जाम हो, इससे चाहे वो नदियों से या पठार के जिलों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इससे संबंधित जिले जो हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, है ना, आगर मालवा, रतलाम और धार झाबुआ, ये कुछ जिले हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ की जलवायु की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। यहीं की जलवायु को जो है चीनी यात्री आए थे फायन, उन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु का दर्जा दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपके एमपीपीएससी संबंधित, एमपी पुलिस या एसआई संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्षा की, तो यहाँ पर वर्षा भी कम होती है दोस्तों। यहाँ पर 50 से आपकी 75 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, ज्यादा नहीं होती है। क्यों क्योंकि ये है आपका पश्चिमी क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि पूरब क्षेत्र की अपेक्षा जो है पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होती है। जितना जितना आप किसी भी क्षेत्र में पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर तरफ जाते हैं तो आपका तापमान बढ़ता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पीएससी के हैं 2021 के। आगे देखते हैं हम इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जब होगी, तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। क्योंकि जब वर्षा ही अच्छी नहीं है तो यहाँ पर वन कैसे अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे, तो शुष्क और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उसके अंतर्गत देखें तो हम कौन कौन से पेड़ होंगे, तो बबूल, पलाश और तेंदुआ, ये हमें वृक्ष मिलते हैं यहाँ पर देखने को। इसके बाद हम इसकी मिट्टी की बात करें तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिट्टी हमेशा पूछी जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। मालवा के पठार में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ की फसलें। यदि काली मिट्टी है तो यहाँ पर सोयाबीन सोयाबीन पाया जाएगा, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, ये प्रमुख फसलें हैं यहाँ की। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश बोलते हैं, सोयाबीन प्रदेश बोलते हैं। कपास के कारण हम खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले बोलते हैं। और गेहूं जो है, गेहूं सबसे ज्यादा होशंगाबाद में होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और सरबती गेहूं की सबसे प्रसिद्ध फसल जो है, इससे आशीर्वाद आटा बनता है। तो ये चीजें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके। इसके बाद हम यहाँ पर नदियों की बात करें, तो यहाँ पर जो है नदियों की बात करें, आपका ये मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार में यहाँ नदियों की बात करें तो चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान और माही नदी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं ये मालवा के पठार की। अब आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ से चंबल नदी जो है यहाँ से निकलती है, ऐसा जाती है, ये राजस्थान से होते हुए आपका ये मध्य प्रदेश की फिर बॉर्डर में, और यहाँ यमुना में लश्कर के मैदान में मिल जाती है। तो ये एक ऐसी नदी है जो कि यहाँ पर आपके मालवा के पठार में भी है, मध्य भारत के पठार में भी है। ठीक है, और भी नदियां हैं, बाद में चर्चा करेंगे। तो देखो, चंबल नदी हो गई, छिप्रा नदी हो गई, पार्वती हो गई, गंभीर, खान, माही नदी, ये नदियां कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें चंबल नदी। इसके बाद विशेष तथ्य की बात करें हम, तो जो मालवा का पठार है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो 308,252 वर्ग किलोमीटर है, उसका जो वो 100% क्षेत्रफल है, उसका 28% भाग तो हमारा मालवा का पठार है। उसके बाद देखते हैं इसमें, इसे जो है एक संज्ञा दी जाती है, इसे गेहूं की ढलियों का पठार कहा जाता है, मतलब बास्केट ऑफ व्हीट। और कर्क रेखा जो है मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। आप मुझे कमेंट करें कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं हम मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटियों की। तो आप जानते हैं यहाँ पर पहली चोटी जो है सिगार चोटी है, दूसरी है जानापाव और तीसरी है छजारी। और ये तीनों की तीनों इंदौर जिले में स्थित है। तो जो सिगार चोटी है इसकी ऊंचाई 881 मीटर, जानापाव की है 854 मीटर, और छजारी की है जो 810 मीटर है। तो इस प्रकार से तीन तथ्य आपको याद रखने हैं, तीनों चोटियों की ऊंचाई। इसे इसमें इस पठार से जो है कर्क रेखा गुजरती है, और इसे जो है गेहूं की ढलियों का पठार भी कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि चीनी यात्री फायान जो थे, इसे मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठतम जलवायु बताया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला पठार जो है हमारा रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार में भी हमें वही तथ्य पढ़ने हैं जो हमने अपने पठारों में पढ़े हैं। अब इसकी हम स्थिति देखते हैं मध्य प्रदेश के मैप में।
कि रीवा पन्ना का जो पठार है वो कहाँ पर है। तो देखिए ये है पार्ट हमारा रीवा पन्ना के पठार का। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये रीवा पन्ना के पठार का है। आप यहाँ से लेंगे, ये वाला पठार जो है, ये पूरा पठार जो है आपका रीवा पन्ना का पठार है। इस प्रकार से जो है रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर मैप में ये मैंने दर्शाया। इसकी स्थिति देखें हम तो रीवा पन्ना का पठार जो है बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूरब में, ठीक है, और बघेलखंड के पठार पूर्व में बघेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर है आपका बघेलखंड का पठार। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे, ये वाला पार्ट, यहाँ से देखेंगे ये वाला पार्ट जो है आपका पूरा ये बघेलखंड का पठार है। तो इसकी स्थिति की बात करें हम, इसका विस्तार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार। और क्षेत्रफल की बात करें हम तो रीवा पन्ना के पठार जो है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.36% है। ये कितना है? 10.36%। ठीक है, इतना इसका हिस्सा है, मतलब 100% का 10.36% जो है रीवा पन्ना का पठार है। इसके निर्माण की बात की जाए तो रीवा पन्ना का पठार जो है निर्माण जो हुआ है इसका विंध्यन शैल समूह के पर्दन से हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इससे संबंधित जिलों की। तो यहाँ पर रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, ये इंपॉर्टेंट जिले यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से? तो रीवा, पन्ना, कटनी, सतना, दमोह, ये सब जिले यहाँ पर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। यहाँ की जलवायु देखें दोस्तों, तो जलवायु जो है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर साधारण गर्म होती है, ठीक है, लेकिन शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ की जलवायु थोड़ी सी अलग है। गर्मियों में क्या होता है? साधारण गर्म पड़ती है, गर्मी होती है, लेकिन जो शीत ऋतु है यहाँ पर अधिक ठंड होती है। अब वन की बात करें हम यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में जो है वनों में जो है बांस, तेंदुपत्ता, शीशम और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिट्टी की। तो यहाँ पर जो दोस्तों मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। आपको बताते हैं यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी भी है, उसका मिश्रण भी है, लाल काली मिट्टी भी है। हल्का क्षेत्र जो है पूर्वी क्षेत्र है, तो वहाँ पर लाल पीली मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। यहाँ पर नदियों की बात करें तो नदियों में टोंस टोंस कैन, बीहड़, महाना, ये बिछिया, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं यहाँ पर। फसल की बात करें तो यहाँ पर गेहूं, चावल, तिल, मुख्य फसल जो है यहाँ पर चावल भी है, गेहूं भी है। इसके बाद हम खनिज की बात करें तो यहाँ चूना पत्थर, गेरू व हीरा, यहाँ पर जो है चूना पत्थर सबसे इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर, गेरू और हीरा। वैसे गेरू जो है हमारा जबलपुर भी प्रसिद्ध है गेरू के लिए, और हीरा के लिए हमारा पन्ना। ठीक है, और आपको बता दें कि अभी प्रेजेंट में जो करंट अफेयर्स में देखा गया कि आपका जो बक्सवाय के जंगल है वहां पर भी हीरे के अवशेष पाए गए हैं। विशेष में देखें हम तो यहाँ पर जो है विंध्यन कगारी प्रदेश इसको बोलते हैं, स्कार्पलैंड बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है आपको। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी देखें तो गुडविल या सद्भावना चोटी है, जिसकी ऊंचाई देखें तो 752 मीटर है और दमोह जिले में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको इस प्रकार से चोटियां दे देता है और आपको पूछता है कि कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है और कितने मीटर किसकी ऊंचाई है। तो या फिर तीसरी चोटी या पहली चोटी या दूसरी चोटी पूछता है। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश में जवेरा गुम्मद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये आप याद रखना। ये पठार में आपको ये चोटी याद रखना है, सद्भावना चोटी जिसे हम गुडविल के नाम से भी जानते हैं, और विंध्यन कगारी प्रदेश इसे हम बोलते हैं, स्कार्पलैंड बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको रीवा पन्ना पठार में बताया। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, और ये मैप है आपके सामने, मैंने आपको ये चीजें पूरी बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।